गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी। तो एक बार सारे के सारे पहले ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास जो है ना वो हम शुरू करें हैं वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग से रिलेटेड। थोड़ा सा धन्यवाद आने के लिए, ओके राइट, धन्यवाद जुड़ने के लिए यहाँ पे। तो अच्छा, 3-4 दिन के बाद आज क्लासेस हुई हैं, तो आई एम सीइंग कुछ पर्सन्स को एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं ज्यादा मतलब क्लासेस होने लगती हैं तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ब्लू टिक। जया, ये ब्लू टिक क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ब्लू टिक, मतलब यहाँ अन अकेडमी पे आधी से ज्यादा चीजें पता ही नहीं होती क्या है ये। तो हाँ, कई लोगों को यहाँ पे मतलब क्लास जब होती है तो दुखी हो जाते हैं। कई लोग जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि खुश हो जाते हैं काफी ज्यादा ना। तो उसी के लिए तो ब्लू टिक का मतलब क्या है यहाँ पे चलिए ठीक है, एनीवेज कई चीजें यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आती कि कैसे है क्या है। ओके राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्लास जो है ना वो आज आपकी कैसे चलने वाली है और क्या यहाँ पे होने वाला है, तो उसके लिए अपन डिफाइन करते। देखो, 4 दिन से क्लास नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी, इसीलिए क्लास नहीं हुई थी। बट एनीवेज अब इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, टिल सैटरडे कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अच्छा, इस सैटरडे को मैं आपसे ना क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। सैटरडे क्वेश्चन कराऊंगी। वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग आगे आपकी कैसे जाने वाली है, उसको मतलब कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको फिनिश करेंगे, वो सारी मेरी चीज जो है ना वो ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग में से जिसको ये लगे कि अरे ये क्लास प्रॉपर नहीं चल रहा है या नहीं हमारे हिसाब की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं एक बार बता देती हूँ कि भाई कैसे जाएगी, ताकि बीच में किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। राइट, ये क्लास जो है वो ऐसे जाएगी। आज मैं सिर्फ इसका इंट्रो कर रही हूँ, तो आज जो है ना वो ओवरलोड नहीं करेंगे चीजों को कि काफी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी। सबसे पहली बात, ये क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, और जहां तक हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे साइंस और ज्योग्राफी, ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टेक्निकल होते हैं, जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया ना तो भूलना नामुमकिन हो जाता है ना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपको ना बहुत सारे फैक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं, और ये होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। हालांकि फैक्ट्स पॉलिटी में भी होते हैं, फैक्ट्स जो है हिस्ट्री में भी होते हैं, लेकिन उनकी कुछ एप्लीकेशन होती है, यानी कि उनका कुछ ना पीछे से कोई पॉइंट होगा या आगे जो है ना उस चीज का कोई मतलब होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की या साइंस की बात कर दूं, तो यहाँ पे फैक्ट्स का मतलब फैक्ट्स ही होता है, ना कुछ आगे ना पीछे। अगर मैं ये बोलूं कि भाई माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी वो 8848 बोली जाती थी मीटर्स करके, और आज की डेट में जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो रिवाइज कर दी गई है और 8850 मीटर कर दी गई है। तो आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि भाई क्यों है ये हाइट या कुछ, हम सीधा बोलेंगे कि भाई एशियन प्लेट जो थी वो यूरोपियन, एशियन और जो इंडियन प्लेट थी वो आपस में जो है वो जुड़ने लगी, जिसकी वजह से ये माउंटेन जो है वो क्रिएट हो जा रहे हैं, और माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट भाई पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो बन गए। तो यहाँ पे फैक्ट्स ज्यादा होते हैं जिनके ऊपर आप किसी भी तरीके का ना कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है या उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई क्यों। आरबीसी जो है ना वो शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तो है, इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं हो सकता है। जबकि पॉलिटी का अगर मैं बोलूँ कि आर्टिकल नंबर 19 जो कि फ्रीडम है, ठीक है, तो ये फ्रीडम जो है ना उसका भी लिमिट है। ये नहीं है कि जब मैंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है तो मैं कितना भी बोलूं और मैं इतना बोलूं कि मैं बोलती चली जाऊं, तो यहाँ पे लिमिट है कि मैं उतना ही बोलूंगी जितना मैं किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो या किसी दूसरे को हर्ट ना हो। दैट इज एक्चुअली मीन्स दी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, वहां पे हर एक चीज के ना हिडन मीनिंग होते हैं, चाहे फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इन सारे सब में ना हिडन मीनिंग होते हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ज्योग्राफी है, फैक्ट्स के साथ बात करनी है। हो सकता है इन फैक्ट्स में कुछ इधर उधर हो, मतलब कुछ आपको पॉइंट्स में कुछ और याद हो, मुझे पॉइंट्स में कुछ और याद हो, तो ये चीजें हो सकती है यहाँ पे ना। जब भी हम ये क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले याद रखिए कि भाई ये क्लास हम डेडिकेट करेंगे हिकैटियस को, ठीक है। किसको करेंगे? हिकैटियस। अब ये हिकैटियस कौन है? हिकैटियस को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, जैसे हम अरिस्टोटल को, अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ साइंस बोलते हैं ना, उसी तरीके से हिकैटियस को ना फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, राइट। और इसी में ही इंपॉर्टेंट एक और साइंटिस्ट याद रखिए कि पहली बार ज्योग्राफी शब्द जो है वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, तो इराटोथिनस करके हम बोलते हैं यहाँ पे। इराटोथिनस के द्वारा सबसे पहले जो वर्ड ज्योग्राफी है इसको इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पे ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफी, है ना।
तो जियो वर्ड क्या हो गया भाई, अर्थ के लिए हमने पढ़ लिया, या अर्थ के लिए हमने जियो वर्ड जो है वो समझ लिया, या जियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भू शब्द हमने इस्तेमाल किया, राइट। और जैसे ही हमने ग्राफ बोला तो ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि भाई ग्राफिकल वर्ड्स जो हैं, ग्राफिकल नोटेशन जो है, जब भी आप देखो पृथ्वी को पढ़ते हो या ज्योग्राफी को पढ़ते हो, आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। साइंस और ज्योग्राफी हमेशा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ी जाती है, हमेशा 3D चीजों के बारे में पढ़ी जाती है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे फिजिक्स है। फिजिक्स में भी आप हमेशा 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो जब आप वेलोसिटी, टाइम, ये सब ग्राफ पढ़ते हो, और उसी तरीके से आप ज्योग्राफी में भी हमेशा 3D स्ट्रक्चर की बात करते हो, चाहे आप अर्थ को लेके बात करो, अर्थ के अंदर की बात करो, सन की बात करो, दूरी की बात करो, माउंटेन्स की बात करो, हवा की बात करो, हमेशा ये स्ट्रक्चर जो है वो 3D स्ट्रक्चर में पढ़े जाते हैं। इसीलिए हम ग्राफिकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जियोग्राफी यानी कि भूगोल शब्द जो है ना वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। अब इसमें कहीं पीछे अरिस्टोटल रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे भाई। जब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है ना कि अरिस्टोटल या अरस्तु जो है ना वो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में वो जानते नहीं हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स भी हो इवन, तो वो ऐसे पर्सन है जिनको इस दुनिया में जिस भी सब्जेक्ट का आप नाम लोगे, अरस्तु की उसमें थीसिस जरूर से इंक्लूड यहाँ पे की जाएंगी। तो अरिस्टोटल का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऐसा छोटा मोटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ा पार्ट है। जब हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी हमारी गोल तो नहीं है, पृथ्वी है हमारी चपटी, इसीलिए लॉन्ग जो हमारी लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं उनमें आपस में जो डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ जाते जाते चेंज होता जाता है ना। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सर्कल तो नहीं है, गोल तो नहीं है, हमारी पृथ्वी की शेप जो है ना वो स्फेरिकल या जियोइड शेप जो है वो बोली जाती है, यानी कि स्फेरिकल और जियोइड। ये बात सबसे पहले किसने बोली थी? एरिस्टोटल ने बोली थी। तो ये चीज तो होगी आपकी इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हम ना ये क्लास जो है वो शुरू करने लग रहे थे। अब मेरी बात थोड़े ध्यान से सुनना कि जब भी मैं ये बोल रही हूँ कि भाई कैसे करना है, तो यहाँ पे मैप्स जो है वो हम वर्ल्ड मैप के साथ शुरू करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग जो है दिखा रही हूँ, वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है, वर्ल्ड में कौन कौन सी चीजें हैं, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो पहले आज देख लेते हैं कि भाई पृथ्वी पे ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बोला जाता है, और अर्थ की जो डाटा है ना वो लर्न करना है। धीरे धीरे सब लर्न हो जाएगा। कभी किसी को ऐसा लगे इन बिटवीन की अरे कितने फैक्ट्स हैं क्या है, तो चिंता नहीं करिएगा, कम से कम मैं एक एक फैक्ट के बारे में कई क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आज है थर्सडे, तो आप थर्सडे और फ्राइडे जो है ना वो मेरे साथ थ्योरी वाला जो पार्ट है वो कर लो यहाँ पे। उसके बाद सैटरडे को ना मैं आपको इसके एमसीक्यूज कराऊंगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के, ज्योग्राफी के करेंगे, कम से कम जो है ना वो 50-60 क्वेश्चन शनिवार को, सैटरडे को, है ना। तो ये वहां पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 दिन पहले थ्योरी समझ लो, फिर यहाँ पे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप सीधा से स्टार्ट करते हैं। 3 दिन का मैंने टाइम टेबल अभी बता दिया है, पहले थर्सडे और फ्राइडे, आज कल थ्योरी पढ़ लीजिए। सैटरडे जो है ना वो मैं आपको जो यहाँ पे पार्ट है, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है वो कर लेंगे। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ शुरू करते हैं। देखिए पृथ्वी को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? क्या पृथ्वी सीधा का सीधा आपके पास अपीयर आ गया कि लीजिए ये आ गई पृथ्वी? ऐसा तो नहीं है। जब ये हम थ्योरीज बोलते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी जो अपनी आती है ना वो आप याद रखिए, इमैनुअल की थ्योरी आती है। किसकी? इमैनुअल की थ्योरी। इमैनुअल की थ्योरी के हिसाब से ये बोला गया कि जितनी गैसेस थी ना उन गैसेस के या छोटे पार्टिकल जो है वो गैसेस के वो आपस में कंप्राइज। देखिए यूनिवर्स के बनने की ना 2 थ्योरी हैं। एक तो यूनिवर्स जो है ना वो पहले एक्सपेंड हुआ और फिर बना। दूसरा थ्योरी बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर बना। लेकिन इन सारी थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है ना वो बोली जाती है नेबुला की थ्योरी। किसकी थ्योरी? नेबुला की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट बोली जाती है। नेबुला की थ्योरी का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से या गुरुत्व के बल की वजह से क्या हो गए? आपस में कंबाइन हो गए। और कौन से फोर्स की वजह से कंबाइन हो गए? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ठंडे हो गए, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे आके ठंडे हो गए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल की वजह से राउंड राउंड जो है वो घूमने लगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अपकेंद्रिक बल और अभिकेंद्रिक बल क्या होता है? जो केंद्र की तरफ किसी चीज के आसपास ऐसा करके यहाँ पे घूमता रहता है। वैसा ही सोलर सिस्टम है हमारा। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सी थ्योरी को, यूनिवर्स के बनने की जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, तो आप याद रखिएगा कि 2 थ्योरी हैं। एक तो कोल्ड थ्योरी बोलते हैं और एक हॉट थ्योरी बोलते हैं।
एक ने बोला कि भाई पहले ठंडे हुए उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, एक ने बोला कि भाई बहुत ज्यादा गर्म हुए लेकिन उसके बाद वहां पे स्पेस में जो गैसेस वगैरह है ना वो जनरेट होना शुरू हो गई और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आ गई। तो एक है हॉट थ्योरी, एक है कोल्ड थ्योरी, एक है इमैनुअल की थ्योरी, एक है लाप्लेस की थ्योरी। चलिए हम उसके ऊपर ज्यादा चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। बिग बैंग थ्योरी आया, उसके बाद चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई यहाँ पे, लेकिन हम इनकी भी बात नहीं करेंगे। हम सीधे से ये बात करेंगे भाई कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो कितना पुराना है। तो मैं अगर आपसे ये डाटा में पूछूं कि भाई या स्टैटिस्टिकली पूछूं मैं आपसे कि हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना है, तो आप जान के रखिए कि सोलर सिस्टम हमारा 13.7 बिलियन ईयर्स अगो का बना हुआ है। ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर अगो से ये बनना शुरू हो रहा है, जिसमें से अगर आपको कभी पृथ्वी की उम्र पूछी जाए कि पृथ्वी की एज कितनी है, तो पृथ्वी की एज आपको बतानी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको आज की क्लास में लर्न करना है वो आपको याद रखना है। मैं एक ब्लैंक शीट पे बता दे रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो सोलर सिस्टम है या पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड है, ये कितने साल पहले बनना शुरू हुआ था, इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना ये बनना शुरू हुआ था। दूसरी चीज, अगर इसी ब्रह्मांड में पृथ्वी की जो संरचना हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आपको याद रखना है पृथ्वी की संरचना हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इस चीज में हम बोले यहाँ पे कि भाई पृथ्वी की संरचना के अलावा ओशियंस कब बनना शुरू हुए, किसी को कोई आइडिया? ये क्वेश्चन पूछा है, हाँ जी पूछा है, इसीलिए मैं करा रही हूँ। देखो इस क्लास का एक एक फैक्ट, एक एक सिंगल फैक्ट जो मेरे द्वारा बोला जाएगा ना, देखो एक चीज याद रखना, किसी के वर्डिंग्स में ना बहुत पावर होती है, राइट। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जो है ना वो जब मैंने मेरे मुंह से बोल दिया ना इस यूनिवर्स के अंदर घूमता रहता है, ये चीज याद रखना। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो बोलते के साथ कोई चीज गायब हो जाती है। जिन पार्टिकल्स को मैंने एनर्जी दी है ना वो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे और ये एनर्जी यूनिवर्स में घूमती है। इस क्लास के अंदर जो भी फैक्ट्स मैं बोलूंगी, जो भी डाटाज अपन रिप्रेजेंट करेंगे, वो या तो एग्जाम में पूछा हुआ डाटा है या एग्जाम में पूछा जा सकता है वो डाटा होगा। तो ये क्लास टोटली फैक्चुअल क्लास है, फैक्ट्स की क्लास है एंड टोटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, मतलब सीधा सीधा ना आपको इसको एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी जो है उसकी फॉर्मेशन कितने साल पहले हुई, तो 4.5 बिलियन ईयर। अब ए ओशियन यानी कि पृथ्वी पे जो समुद्र बने थे ना वो पृथ्वी के बनने के करीब करीब 1 बिलियन ईयर के बाद बने, दैट इज 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो पहले पृथ्वी बनी, उसके बाद पृथ्वी पे समुद्र जो है वो बने। अब देखो, अब सूरज की रोशनी या सूरज जो है वो कब बना, तो सूरज की उम्र हमारी जो पृथ्वी है उससे बहुत ज्यादा पहले की नहीं है। 5 बिलियन ईयर्स अगो बोला जाता है कि 5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो सूरज बना। तो हमारी पृथ्वी के बनने से 0.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ही चीजें जो है ना वो बननी शुरू हुई थी। और हमारे ब्रह्मांड में जो गैस सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। तो जिसमें से हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद है। तो पूरे यूनिवर्स में आपको पूछा जाए पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो हमारी सबसे ज्यादा जो हमारी गैस मौजूद होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन करके आपको याद रखना है। अब आप ये सारी चीजें तो बोल दिए, अब आप ये भी तो बताओ लाइफ कब शुरू हुई यहाँ पे। तो लाइफ कब शुरू हुई, जीवन के विकास का उत्पत्ति या कब जीवन का विकास हुआ पृथ्वी के ऊपर, तो आपको याद रखना है जीवन का विकास जो है वो 3,800 मिलियन ईयर्स अगो, या सीधा सीधा मैं लिख दूं बिलियंस में तो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, ये समुद्र के साथ कोरिलेट कर रहा है। तो हमारी जो उत्पत्ति है ना वो समुद्र या पानी के साथ साथ है। अगर जिस दिन जिंदगी में धरती पे पानी खत्म हो गया ना तो समझ लीजिएगा कि हमारी जो उत्पत्ति है ना उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाएगा, यानी कि हमारी एक्सिस्टेंस भी जो है ना वो खतरे में आ जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब जरा थोड़े से और फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये पृथ्वी जो है या अर्थ जो है वो तीसरे नंबर का प्लैनेट बोला जाता है। ये रहा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 4 प्लैनेट आपको ये याद रखने हैं जो कि सॉलिड प्लैनेट बोले जाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, MVEM। इनका आपसे ना सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस लर्न कर लीजिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन होना लाजमी है, जब इतनी चीजें आप पढ़ रहे हो तो कुछ तो कंफ्यूजन हो ही सकता है। सो आई एग्री। पहले पढ़ लीजिए MVEM, क्या MVEM, ठीक है। मेरी वैन, इधर में, या कुछ भी करके आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा जैसे भी क्वेश्चन आपको लर्न करना है यहाँ पे
है ना। तो ये मेरी वैन इधर मार के गई, ऐसा कुछ भी करके तो नेगेटिव हो गया, कुछ भी लर्न कर सकते हैं। तो MVEM करके याद रख लीजिए। और लास्ट के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके क्या हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, JSN। इसमें लर्न है जुपिटर J और पीछे सन बना दो यहाँ पे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, J सन, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया, VM वैम, M वैम करके लर्न कर लो। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अभी इसको हिंदी इंग्लिश में सब में करेंगे। तो अभी हमारा जो अर्थ है ना वो कितना साल पहले हो गया, या अर्थ हमारे प्लैनेट में कहाँ पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे हमारा जो प्लैनेट है पृथ्वी वो आ रहा है। हमारा प्लैनेट रोटेट कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से जो है रोटेट कर रहा है यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा अर्थ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे स्पीड अर्थ की कितनी है बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पृथ्वी की जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है वो कितना है, तो रोटेशन इसका क्या होता है, अपनी धुरी पे इसके घूमने को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अपनी धुरी पे जो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पे घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो कितने घंटे में घूमती है ये, तो 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4.09053 सेकेंड्स, ये इतने यहाँ पे लगाती है। तो पृथ्वी अगर वेस्ट टू ईस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी धुरी पे यहाँ पे घूम रही है, तो इसको घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4.0903 सेकेंड जो है वो यहाँ पे लगते हैं। स्पीड कितनी होती है, तो 460 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। और अगर यही आपसे माइल्स में पूछ ली जाए तो 1000 माइल्स पर आवर करके आपको लर्न करना है। और यही आपसे किलोमीटर में पूछी जाए तो 1600 किलोमीटर पर आवर करके आपको लर्न करना है। अपनी दूरी पे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ऐसे करके जो हमारा हैंड रोटेशन है उसको देखो ऐसे करके, ठीक है। और घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट 4.09053 सेकंड लगा रही है। स्पीड कितनी है, 460 मीटर पर सेकंड। अगर किसी दिन धरती 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए भी रुक जाए तो पहली चीज क्या होगी, इस धरती के ऊपर मौजूद जितनी भी लिविंग चीजें हैं जिसमें पानी है या ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, पौधे, हर चीज जो है ना वो पृथ्वी से अलग हो जाएगी और बहुत तेज एनर्जी के साथ और बहुत तेज स्पीड के साथ। ये हमने रोटेशन की बात की। अगर इसी चीज को मैं रेवोल्यूशन बता दूं कि भाई कैसे ये ऑर्बिट में इसकी स्पीड क्या है, तो ऑर्बिट में इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारी पृथ्वी जब ऑर्बिट में यानी कि कक्ष में जब घूमती है ना तो कितनी गति होती है इसकी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड वाली, यानी कि 76,000 माइल्स पर आवर। कितनी, 76,000 माइल्स पर आवर। बहुत ट्रेमेंडस ये डाटा है, काफी फैसिनेटिंग सा डाटा है, इसको आपको याद रखना चाहिए, आराम से याद रखिए इसको। तो रेवोल्यूशन को आप क्या याद रखोगे, 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर लेती है। और माइल्स की अगर हम बात करेंगे तो 76,000 माइल्स पर आवर करके ये डिफाइन किया जाता है। अब पृथ्वी का वजन कितना है, जब भी हम पृथ्वी का मास कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा चीजें तो नहीं लर्न करिए, आप सिर्फ सिंपल डाटा जो है ना वो लर्न कर लीजिए। आज ही क्लास में मैं ज्यादा डाटा नहीं कराऊंगी, आराम से कराऊंगी। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, हमेशा हम ये बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हमारा जो स्थगित, ये तो नहीं बोलते हैं भाई कि पृथ्वी का द्रव्यमान चेंज होता है, क्या नहीं होता। पृथ्वी का या किसी भी चीज का द्रव्यमान फिक्स होता है, चाहे आप फिजिक्स के हिसाब से देखो चाहे आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखो। तो अगर मुझे पृथ्वी का मास जो है वो लर्न करना है तो मैं कितना लर्न करूंगी, यहाँ पे देखो 5.97 इंटू 10⁻24 लिखते हैं। ज्यादा अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए तो 5.97226 इंटू 10⁻24 kg जो है लिखा जाता है। या आपको कम तरीके से लर्न करना है, सिंपल लर्न करना है तो 6 इंटू 10⁻24 kg जो है वो आप लर्न कर लीजिए। जब भी इस चीज को हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं या जब भी हम इसको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटी के, तो जो वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारी क्या होगी, 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg करके हम डिफाइन करेंगे। वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम हम किलोमीटर्स में आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर क्यूब में आइडेंटिफाई करते हैं। तो वॉल्यूम आपको 108 इंटू 10⁻10 किलोमीटर पर क्यूब जो है वो लर्न करना है। अब ये आपसे क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब बहुत ही खतरनाक पेपर जो है ना वो कोई बनाने के मूड में हो, तो वरना इतना नहीं पूछते हैं। अब डायामीटर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का डायामीटर कितना है, तो पृथ्वी आपको दिखती है कि सेंटर से पृथ्वी जो है वो चौड़ी है। और किसी भी गोल चीज को जब आप देखोगे तो सेंटर से यानी कि जो इक्वेटर होता है ना वहां से उसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन पोल पे आप देखो तो ये
यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो जा रही है। तो पृथ्वी का जो इक्वेटर का जो डायमीटर या विषुवत रेखा जो बोली जाती है उसका आपसे व्यास पूछा जाएगा तो कितना होगा, 12,756 किलोमीटर, 56 किलोमीटर जिसको हम बोलते हैं। तो 12,756 किलोमीटर का पृथ्वी का इक्वेटर होता है, जबकि अगर मैं पोल्स पे चले जाऊंगी तो यही क्या हो जाएगा, 12,714। देखने में ये लगता है देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस है ना, कितना ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, बिल्कुल सेंटर देखो आप कितना बड़ा लग रहा है, और पोल पे जाते जाते देखो आप डायमीटर कितना ज्यादा कम लग रहा है। लेकिन यही चीज जब आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो बहुत ही कम होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना, सिर्फ और सिर्फ 42 किलोमीटर का। तो आपसे ये क्वेश्चन एसएससी ने एक बार पूछा हुआ है कि इक्वेटर जो डायमीटर का जो इक्वेटर है और पोल्स का जो डायमीटर है उसके बीच में अंतर कितना होता है, तो कितना आपको लिखना है यहाँ पे, 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर जो है ना वो यहाँ पे अपना डिस्टेंस जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ डाटा है जो आप सिंपल लर्न करिए, कभी इसको हम दोबारा, ये देखिए ये आपका पहला पार्ट है, पहली बार में ना बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पढ़ेंगे, अभी से मैं कुछ कुछ डाटा बता रही हूँ, 20, 30, 40% मैं बता रही हूँ। जब इसी चीज को दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ना डिटेल में डाटा और कर लेंगे। अब ये क्या है, आपका पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है। तो पृथ्वी में आज के लिए पृथ्वी की जो संरचना है ना उसको इतना ही करते हैं, नहीं तो भाई अपनी हो जाएगी गड़बड़। कोर, मेंटल क्रस्ट और एटमॉस्फेयर ये अपन करेंगे कल, क्योंकि फिर से इसमें बहुत डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना डाटा कम करते हैं, सीधा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये पढ़ने के लिए, और काफी अच्छे से ना इसको कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहली बात, क्या पृथ्वी के ऊपर ये जो लाइंस आपको दिखती हैं ये ओरिजिनल लाइंस है? पृथ्वी के ऊपर इसी तरीके की लाइंस वास्तव में बनी हुई हैं? तो नहीं जी, आपको याद रखना है पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई इमेजिनरी मतलब कोई भी लाइन नहीं बनी होती है। ये लाइन सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि काल्पनिक रेखा है। अगर मैंने ये बोला कि मेरी पृथ्वी के ऊपर, पहली तो शेप आपको लर्न होगी यहाँ पे, कभी भी हम जो पृथ्वी की शेप है वो क्या नहीं लेते हैं, सर्कुलर नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम हमेशा क्या बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, इस प्रकार की शेप। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा शेप जो है वो अपना पृथ्वी का इस आकार का जो शेप है ना वो बोला जाता है। यहाँ पे सेंटर में ये लाइन है जिसको आपने इक्वेटर करके डिफाइन कर दिया, राइट। उसी तरीके से मैं ये बोलूं, अच्छा ये होती है हमारी इमेजिनरी लाइन। एक बार इसको दोबारा से रब करके बढ़िया से बनाते हैं, काफी लाइन जो है ना वो इसकी आपकी क्लियर हो जाएगी। यहीं से जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कभी वैसे तो गोलाकार सही बनता है लेकिन आज ही यहाँ पे गड़बड़ करेगा। पहले एक बार पृथ्वी बना लेते हैं, नहीं तो मैं कल ब्लैंक पृथ्वी लेके आऊंगी अपनी खुद की, तब जो है ना वो बनाएंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से। अब बनेगी इसे, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी यहाँ पे। दूसरा अगर मैं इसमें इक्वेटर की बात करूं तो ये मेरा जो है ना, ये यहाँ पे इक्वेटर जो है ना ये ऐसे करके अपना डिफाइन किया जा रहा है, ये इक्वेटर हो गया यानी कि मेरा बीच का पार्ट। अब पृथ्वी को मैंने डिफाइन कर दिया तो सेंटर या पृथ्वी जो है वो अपनी किस आकार की होगी, जियोइड आकार की होगी, या स्फेरिकल तो नहीं बोले ना, जियोइड आकार की, या सीधा सा हम बोले कि अंडा आकार की हमारी पृथ्वी जो है ना वो बोली जाती है। और इस पृथ्वी के ऊपर हमारी कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होती है मेरी लॉन्गिट्यूड और एक होती है मेरी लैटिट्यूड करके। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कोई टेंशन नहीं लीजिएगा लर्न करने का, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको लर्न करना है इस तरीके से। जो ये लेटी हुई लाइन है ना, ये वाली जो हम लेट के, जो आराम से लेटी हुई है बेड के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन। और ये जो आपकी खड़ी हुई लाइन है, लंबवत लाइन जो है, वर्टिकल लाइंस जो बोली जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस करके डिफाइन करते हैं। क्या बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो है ना वो बोली जाती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीज हो गई। अब ये चाहे लैटिट्यूड रेखाएं हैं चाहे लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, इसमें से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं ये हमारी पृथ्वी को क्या कर रही हैं, कोई भी लैटिट्यूड रेखा हमारी पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, इसमें अगर मैं लैटिट्यूड खींचूं तो ये पीछे से आगे पूरा जाएगा। खरबूजा होता है, आजकल खरबूजा जो है वो बाजार में मिल रहा है ना काफी ज्यादा। आप देखो खरबूजे को आप एकदम सेंटर से लेके कहीं से भी पूरा काटोगे, किसी भी फ्रूट को हम जब ऐसा सेंटर से काटते हैं ना तो उसके ऊपर जो पूरी रेखा है वो क्या करती है, वो उसको पूरे को एक सिंगल पार्ट में क्या कर देती है, यहाँ पे डिवाइड कर देती है।
हर लैटिट्यूड लाइन पृथ्वी को दो हिस्से में डिवाइड करती है, सबसे पहला ये याद रखना। लेकिन हर लैटिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड लाइन, सारी की सारी जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करती है। लेकिन हर लैटिट्यूड लाइन पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करती है, क्योंकि लैटिट्यूड जो सेंटर वाला है ना, ये वाला लैटिट्यूड जो आपका सेंटर वाला है, जिसको हम 0 डिग्री पे बनाते हैं, ये इक्वेटोरियल करके डिफाइन किया जाता है, या विषुवत रेखा इसको हम बोलते हैं। तो विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काटती है, इक्वेटर या लैटिट्यूड बोला, जबकि लॉन्गिट्यूड जो है वो सारी लॉन्गिट्यूड पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काटती है। ये चीज क्लियर है। अब देखो, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे है, इसके ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस पूरे हिस्से को, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बोला है यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, पूरा का पूरा गोलार्ध, उसके ऊपर दक्षिण और हमारा नॉर्थ और साउथ करके, तो ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हमारा उत्तर और दक्षिण के हिसाब से। अच्छा, नॉर्दर्न करके हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न हमारा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्दर्न हमारा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। यहीं पे विषुवत रेखा के नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न गोलार्ध करके अपन ने बोला, या दक्षिणी गोलार्ध करके आप लिखोगे, दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर करके अपन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये लर्न करनी है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं वो हमारी हर लॉन्गिट्यूडनल रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, और लैटिट्यूडनल रेखा में सिर्फ विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को दोबारा दो हिस्सों में डिवाइड करती है, बाकी कोई भी लैटिट्यूड रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करती है। इसमें भी अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे या विषुवत रेखा या 0 डिग्री की बात करेंगे, तो ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। बराबर है ये चीज। ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आप में से किसी को ये ना लगे कि भाई ये पृथ्वी पे पहले से मौजूद है, तो इनमें से पृथ्वी पे कोई भी लाइन जो है वो पहले से मौजूद नहीं होती है, राइट। अब यहाँ पे बात करें इक्वेटर की, सबसे पहले अगर हम सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पहले बात कर लें, तो सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सबसे पहले ना आप बात करो यहाँ पे हमारी जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं उनकी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी लैटिट्यूड रेखाएं, जिसमें 0 डिग्री क्या हो गया मेरा, इक्वेटर करके हो गया। 0 डिग्री के ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो मेरी कर्क रेखा होगी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जो है वो भारत के अंदर से होके गुजरती है, या कर्क रेखा भारत के ऊपर से होके गुजरती है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से देश से होके गुजरती है। और यही इक्वेटर से अगर मैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में चली जाऊं, यानी कि उत्तर की तरफ चल जाऊं, तो हमारा जो लाइन होगी लैटिट्यूड वाली वो कहलाएगी आर्कटिक सर्कल। क्या कहलाएगी, आर्कटिक सर्कल। यहीं पे अगर हम नीचे की तरफ आ जाए 23.5 डिग्री पे इक्वेटर के, तो नीचे हुआ हमारे कैप्रिकॉर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। और इधर से ही हम 66.5 यानी कि 66 हाफ साउथ में चल जाए तो हमारा यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो बोला जाएगा। टॉप पे हमारा हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल। अब देखो ये लाइंस क्या है, ये हमने पर्टिकुलरली क्या कर दिया कि 0 डिग्री के ऊपर की कुछ लाइनें खींच दी और 0 डिग्री के नीचे की कुछ लाइनें खींच दी हमने। तो जो लाइनें 0 डिग्री के नीचे की तरफ जा रही हैं वो तो आपकी क्या बोली जाएंगी, वो सदर्न लाइंस बोली जाएंगी, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर में जो लाइंस है वो बोली जा रही है। और अगर ऊपर की तरफ जो जाएंगी वो आपकी नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी रेखाएं बोली जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सेंटर से खींची है ये लाइन, सेंटर पृथ्वी का जो पॉइंट है वहां से जब हमने इसको 1 डिग्री लेके, 0 डिग्री क्या हुआ कि हमने ऐसा करके ना पृथ्वी के केंद्र से ये लाइनें खींची जाती हैं, तो केंद्र से क्या हो गया 0 डिग्री। अब आप 1 डिग्री ऊपर आ जाइए, 2 डिग्री ऊपर आ जाइए, 3 डिग्री आ जाइए, ऐसा करते करते हम कितना डिग्री ऊपर आ गए, यहाँ पे टोटल ऐसा करते करते हम पृथ्वी के बिल्कुल टॉप पे आए और हम 90 डिग्री पे आ गए। कहाँ पे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए, यानी कि 90 डिग्री पे आ गए। तो जब हम ये रेखाएं यहाँ पे खींचेंगे तो हमारे पास कितनी रेखाएं होंगी, हमारे पास होंगी 90 डिग्री तक पहुंचने के लिए हमारे पास 90 लैटिट्यूडनल रेखाएं होंगी। क्या होंगी, 90 लैटिट्यूडनल रेखाएं। उसी तरीके से जब हम नीचे 1 डिग्री, नीचे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और यहाँ पे हम जा रहे हैं 90 डिग्री तक,
तो अभी भी हमारे पास कितनी रेखाएं होंगी, 90 रेखाएं होंगी, 90 लाइंस जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन की जाएंगी। अब आप मुझे बताओ कि टोटल हमारी लैटिट्यूडनल रेखाएं जो है वो कितनी हो जा रही है। अगर मैं इन 90 को और 90 को एक साथ जोड़ू तो कितनी हो गई, 180 यानी कि 180 मेरी लाइंस हो गई। अब हमने जीरो से शुरू किया है तो हमने जीरो को तो इसमें काउंट ही नहीं किया, अब हम जीरो को भी काउंट कर लें तो कितनी होगी, 181 लाइनें हमारी लैटिट्यूडनल रेखाएं जो है वो करके बोली गई। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब भी हम 181 बोलते हैं ना तो हम ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना इसको एक रेखा मानते हैं, लेकिन कई सारे वैज्ञानिक के द्वारा या खुद मतलब जैसे जो चीजें अर्थ का इक्वेटर या अर्थ को पढ़ने के बाद अपनी समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो महज बिंदु है। और दूसरा, जब हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हमारी ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पे पहुंच गई है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एंगल नहीं बन रहा है, ये तो सीधी एक रेखा है ना। तो अगर ये 90 में से मैं -1 कर दूं जो कि नॉर्थ पोल हो गया, और इस 90 में से मैं -1 कर दूं यहाँ पे जो कि साउथ पोल वाला बिंदु है, इसको हम हटा दें तो हमारे पास रेखाएं कितनी हो जाती हैं, 179 रेखाएं यहाँ पे हो जाती हैं, राइट। अब मेरे हिसाब से 179 और 181 में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 179 होना चाहिए। एनसीईआरटी जो है ना वो इसको 179 ही मानती है, लेकिन कई सारे एग्जाम्स जो है ना वो इसको 180 मानते हैं, ये बोल के कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी तो 90 डिग्री बना ही रहा है ना, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन के हिसाब से जज करना है आपको, इस चीज के लिए कोई भी पर्टिकुलर डाटा या कोई फैक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि भाई फैक्ट्स भी कभी कभी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये फैक्ट है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, एग्जाम में 179 आ रहा है या 181 आ रहा है, ये चीज आप थोड़ा सा देख के यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। अब इसी लाइन में हमारी जो 3 लाइनें हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये 3 लाइनें और साथ में इक्वेटर, ये हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इनको ही जरा ध्यान में रखते हुए आंसर करते हैं। सबसे पहले इक्वेटर, अगर इक्वेटर के ऊपर यानी कि विषुवत रेखाओं के ऊपर सीधी सूरज की रोशनी पड़ती है तो इक्वल और डे नाइट, इक्वल डे और नाइट होता है, यानी कि बराबर का दिन और बराबर की रात होती है। उस पूरी घटना को या उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स के हिसाब से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। तो कभी भी इक्वेटर पे सीधी रेखा पड़ती है या सीधी जो सूरज की किरणें वैसे तो पूरी साल में कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है, कितने एंगल से, 23.5 डिग्री से अपने एंगल पे ये टिल्टेड है, तो डायरेक्ट तो कभी नहीं पड़ेंगी, लेकिन फिर भी हम इक्विनॉक्सेस बोलते हैं जब सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, तो इक्विनॉक्स हो जाता है। अब आप देखो इसी ग्राफ में जहाँ पे हमारे पास ये जो कुछ वर्ल्ड का मैप है ना उसके हिसाब से अगर मैं डिफाइन करूंगी यहाँ पे लैटिट्यूड और, अच्छा लैटिट्यूड के लिए तो कोई इतना कंफ्यूजन नहीं था, लैटिट्यूड जो है ना वो हमारे आराम से बन गए थे, कंफ्यूजन आया था जब हमारे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर बनाए थे। अब पहली बात तो अब याद रखना कि जब भी हम किसी भी देशों के अंतर की बात करते हैं, यानी कि मैं ये बोलूं कि अगर लंदन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और दिल्ली जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो लंदन और दिल्ली की अगर मुझे एग्जैक्ट पोजीशन, ये आज आप बड़ा मैप वगैरह हम लेके चलते हैं, जीपीएस लेके चलते हैं या हमारा जो गूगल मैप है वो आपको एग्जैक्टली आपके घर तक पहुंचा देता है, बिल्कुल डॉट पॉइंट तक। कैसे पहुंचाता है, इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं की मदद से, ठीक है। अभी मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल की जगहों की बात करते हैं, पहले एक बार लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा कंट्रीज को भी समझ पाए, है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई जो केन्या है वो इक्वेटर पे पास करती है, तो आपको पता भी रहना चाहिए कि केन्या जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं क्या होती हैं, वो हमें किसी भी देश की या किसी भी जगह की सही जो पोजीशन है उसको बताने में मदद करती है। अगर मैं बोलूँ कि लंदन जो है वो वहाँ पे लोकेटेड है इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न करके, नदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न साइड पे लंदन है, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर पे ईस्टर्न साइड में दिल्ली है। अगर मैं ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मैंने सीधा सीधा कहाँ से उठाया है, ये सीधा सीधा मैंने अपने कॉन्सेप्ट से उठाया है जो कि है मेरा लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर रेखाएं जो है वो किसी भी देश की दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और देशांतर रेखाएं जो है वो प्रधान रेखा जो है वो बोली जाती है, उसके आधार पे ही हमने अपनी लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो है वो ड्रॉ की है, राइट। तो ये पूरी की पूरी जो एक सेंटर लाइन है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है हमारी पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय समझौता जो हुआ था 1884 में, जो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था जहां से रॉयल जो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि ग्रीनविच में लोकेटेड है लंदन में, तो उसी लंदन की ग्रीनविच मेरिडियन से जो ये पूरी की पूरी लाइन जो जा रही है ना, इसको एक बार मैं आपको यहाँ पे जो पूरा पार्ट है वो मैं बता दे रही हूँ
ताकि उसके बाद अपन इसको मैप से ही समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ भी इसको इंटरनेशनल डेट लाइन उसके हिसाब से जरा पढ़ना है। ये वाला मैप आप देखो, ये वाला जो है ना, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का मैप है ना। ये इंटरनेशनल डेट लाइन का जो मैप है ना, ये बोला जाता है। यहाँ पे देखो आपकी जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी पहली बात तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है। 1884 के जो एग्रीमेंट है वहां से हमने निकाला गया था। ग्रीनविच नाम की जो जगह है लंदन में, वहां से ये निकाली गई थी और बनाई गई थी। ये इंटरनेशनल डेट लाइन सबसे लंबी लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोली जाती है, और इसी के हिसाब से हमारा जो ये पूरा पृथ्वी है ना, उसका समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि लंदन में इस समय 7 बज रहे हैं, तो दिल्ली में कितने बज रहे होंगे, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, वो डिसाइड करके हमको बताती है। राइट, ये चीज बराबर है। अब इसी के हिसाब से जब हम बोलते हैं ना कि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है, ये हमने कैसे डिसाइड कर दिया कि जापान जो है ना, वो बिल्कुल कहाँ पे है, बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट साइड पे ना हमारा जापान लोकेटेड है। तो आप ये देखो, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन और ये रहा मेरा टोक्यो। तो जब सूरज जो है वो ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड, यानी कि वेस्ट से जब ईस्ट पे घूमेगा, तो सबसे पहले सूरज की किरण जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे पड़ेगी वो होगी यहाँ पे टोक्यो, यानी कि जापान। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास सबसे पहला जो शहर है वो आपका टोक्यो या जापान बोला जाता है, और यहीं पे सूरज की पहली किरण पड़ती है। सबसे लास्ट किस में पड़ेगी, सबसे लास्ट जाके पड़ेगी अलास्का के अंदर, क्योंकि वो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि हमारी जो लैटिट्यूडनल रेखाएं और लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं, इनमें से जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल या देशांतर रेखाएं जो है वो हमको क्या कर रही है, देशों के बीच में अंतर पता करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो मैप्स हमारे चलते हैं, जीपीएस चलता है, जो हमारे एरोप्लेन जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये किस टेक्निक से जाते हैं, ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं को यहाँ पे लेके जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो है ना, उनमें से ही या उनको देख के ही एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। अब इसी चीज पे अगर हम ये कॉन्सेप्ट लें कि भाई अगर मैं वेस्ट से ईस्ट में जाऊं और ईस्ट से वेस्ट में जाऊं, तो हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका जो है उसको हमने क्या बोल दिया है कि भाई ये तो वेस्टर्न कंट्री है ना, और हमने इंडिया को क्या बोल दिया है कि इंडिया तो भाई ईस्टर्न कंट्री है। तो ये हमने किस हिसाब से बोला है, ये हमने इंटरनेशनल डेट लाइन से बोला है। हम बोलते हैं ना पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देश, तो ये कौन से हैं पश्चिमी देश, जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन के कहाँ पड़ते हैं, वेस्ट साइड पे। हम ईस्टर्न कंट्री हैं, क्यों, क्योंकि हम अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टर्न पॉइंट पे पड़ते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम एक दिन हासिल कर लेंगे। राइट, मतलब अगर आप वेस्ट की बिल्कुल इसी लाइन पे खड़े हुए हो और आप बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हो या ईस्ट को क्रॉस कर लेते हो, तो एक दिन आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि +1। अगर यहाँ पे आपकी तारीख जो है ना, वो मान लीजिए कि 23 अप्रैल थी, तो यहाँ पे आते ही या वेस्ट साइड में जो आपकी तारीख है वो क्या हो जाएगी, 24 अप्रैल करके यहाँ पे हो जाएगी। वैसे ही हम ईस्ट पे अगर हैं और ईस्ट पे, वेस्ट से हम ईस्ट पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेस्ट से ईस्ट जाने पे हम एक दिन गेन कर लेते हैं, और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट जाने पे हम एक दिन जो है ना वो लूज कर देते हैं। ठीक है, ईस्ट से आप पीछे की तरफ जाओ तो आप एक दिन लूज कर दोगे, वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ जाओ तो एक दिन जो है ना वो आप क्या कर दोगे, गेन कर दोगे। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज समझ आइए। कई लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा लगता है, मतलब उन लोगों को ये चीज बिल्कुल रिवर्स याद होती है कि ईस्ट और वेस्ट में गए या इधर से गए तो हमारा दिन घटे या बढ़ जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है, पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट में जा रही है, घूम रही है, यानी कि क्या कर रही है, ये पूरा W to E यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। राइट, अब जब ये ऐसे घूम रही है और आपने अगर यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप चले गए हो ना, तो आप सूरज की किरणें जो है वो ज्यादा जल्दी कैच कर लोगे, या टाइम जोन्स के हिसाब से आपका जो टाइम है वो जल्दी से बढ़ जाएगा रादर देन वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पे आप हमेशा एक दिन गेन करोगे। जैसे अगर कोई भी पर्सन 31 अप्रैल को कहाँ पे खड़ा हुआ है, वेस्टर्न साइड पे खड़ा हुआ है, तो एक दिन में जैसे ही वो उस लाइन को क्रॉस करेगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो नए साल में आ जाएगा। और जैसे ही वो एक से फिर पीछे वेस्ट में अगर आ गया तो फिर से वो पुराने साल में आ जाएगा। ये चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे खड़े हो और इंटरनेशनल डेट लाइन के आप वेस्ट में खड़े हो, तब आप एकदम वेस्ट से ईस्ट में चले गए ना, तो आप अगर मान लीजिए 31 तारीख को आप वेस्टर्न साइड में खड़े थे, वेस्टर्न साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो आप जब क्रॉस करके ईस्टर्न में जाओगे ना, तो आप कौन सी तारीख में आ जाओगे, आप 1 में आ जाओगे, यानी कि नया साल जो है ना वो आप सेलिब्रेट कर लोगे।
लेकिन जैसे ही आप ईस्ट से फिर वेस्ट में जाओगे, आप उसी तारीख में यानी कि 31 तारीख में ना फिर से आ जाओगे। यहाँ पे ये कहने का मतलब होता है कि यू गेन अ डे और यू लूज अ डे। ऐसा जब भी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें ये होता है कि जहाँ पे आप लैंड किए हो ना, फिर वहां पे जाके आप टाइम चेक करोगे, तो ये टाइम जो है वो, जैसे इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई ये क्रॉस किया तो कितना टाइम आपका हो गया या कितने टाइम। जैसे देखो हम लंदन से कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं, राइट। तो जब हमारा दिन निकल जाता है ना, उनका दिन अभी नहीं निकला होता है ना। जब हमारे सुबह के 5:30 बज चुके हैं ना, तो उनके अभी 12 ही बजे हैं। यानी कि जब हमारी घड़ियों में 5:30, या मान लीजिए कि हमारी घड़ी में ना अभी 5 बज रहे हैं, 5 o'clock हो रहा है, तो अभी उनके यहाँ ना 12 नहीं बजा है, यानी कि अगला दिन नहीं निकला है, जबकि हमारे यहाँ अगला दिन निकले हुए 5 घंटे हो चुके हैं। अभी मेरी बात समझ आ गई। लंदन में अभी दिन नहीं हुआ है, लेकिन भारत में दिन होके 5 घंटे निकल चुके हैं ऑलरेडी, अगर सुबह के 5 बज गए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम 5.5 घंटे जो है ना वो आगे हैं, कैसे, इंटरनेशनल डेट लाइन से। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना वो सीधी नहीं होती है, बीच में ना ऐसे करके मुड़ी होती है। इसका रीजन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कभी भी सीधी इसलिए नहीं होती है क्योंकि पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया बनने को इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी बन सकती थी, जैसे हमारे इक्वेटर बना हुआ है, जैसे हमारी और लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं वो सीधी बनी हुई हैं। लेकिन सिर्फ हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम बोलते हैं, वो सीधी नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि कई सारे जो पॉलिनेशिया जहां से होके गुजरती है, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया नाम के ना आइलैंड्स हैं, ठीक है। अगर इसको हम सीधा खींचते हैं तो एक ही देश के दो अलग अलग आइलैंड जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो एक ही देश में ना एक समय कुछ और बज रहा होगा और दूसरे समय कुछ और बज रहा होगा। यही हम हर देश के लिए अपनाते हैं कि भाई रशिया देखो, रशिया जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कंट्री बोली जाती है पूरे वर्ल्ड की। जब ये एशिया का हिस्सा बना रही है तो पूरा का पूरा पूरा 30% एरिया कवर कर रही है, और यही रशिया जब यूरोप का हिस्सा बनाती है तो 37% एरिया जो है ना ये कवर करती है। तो इतनी बड़ी पूरी ये कंट्री है, इसके अंदर मान लीजिए कितने जोन्स बने हुए हैं। तो पहले 11 फिर 9, इसको भी हमने कर दिया यहाँ पे 9 11 दोनों याद रखिएगा, 11 ज्यादा करेक्ट आंसर है। तो रशिया के अंदर कितनी टाइम लाइन्स है? रशिया के अंदर ना 11 टाइम लाइन्स बनी हुई है। पर अब ये देखो, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर कितनी इंटरनेशनल, मतलब भारत की जो स्टैंडर्ड लाइन है टाइम की वो कितनी है? वो एक ही है। कहां से होके गुजरती है? 82 डिग्री और 30 मिनट्स हम बोलते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स करके अपन डिफाइन करते हैं। अब इसमें क्या है, एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश और एक तरफ है गुजरात, है ना। तो जब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करेंगे तो गुजरात का जो लास्ट गांव है और अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट गांव है, जिसको आप किबुथी के नाम से जानते हो, अरुणाचल प्रदेश या आखिरी हमारा गांव कौन सा है बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड जो किबुथी है ना, वो हमारे भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट गांव बोला जाता है। अब गुजरात के लास्ट पॉइंट में कच्छ वाला जो एरिया है और अरुणाचल प्रदेश का जो गांव है, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है इंटरनेशनल डेट लाइन का, वो होता है 2 घंटे का, यानी कि 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम एक ही टाइम नहीं रखें, तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूज जो है वो किसी और टाइम आ रही होगी और गुजरात में जो न्यूज है वो किसी और टाइम आ रही होगी। या टाइम जो है ना, मान लीजिए कि 8 बजे जो है वो न्यूज शुरू हो जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 8 जो है वो पहले ही बज चुके हैं। गुजरात में जो 8 है वो कितने बजेंगे? वो थोड़ी देर बाद बजेंगे। तो वहां न्यूज पहले शुरू हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में न्यूज जो है ना वो बाद में शुरू होगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंट्रीज ने क्या किया कि भाई एक ही डेट लाइन रखो या एक ही टाइम स्टैंडर्ड रखो। अब जिन कंट्रीज में अलग अलग टाइम है ना, उनमें होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन पे जो माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया वाली जो कंट्रीज आई थी, उनमें क्या हुआ, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया जो थी उसमें क्या हुआ यहाँ पे कि माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया नाम के जो आइलैंड्स थे वो क्या हो गए यहाँ पे, वो आपके सेपरेट हो गए। क्या हो गए? ताकि वो मतलब उनमें दो अलग अलग टाइम ना हो ना, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया कि वो एक ही साथ हमने ज्वाइन कर दिए, ताकि एक देश में एक समय पे एक ही टाइम हो और आराम से जो टीवी है, न्यूज है, या और भी जो ऑफिस के टाइम वगैरह जो होते हैं ना, वो यहाँ पे किए जाए, आपके क्या कंट्रोल किए जाए, मतलब एक ही टाइम जो है ना वो सेट किया जाए। ये चीज समझ आ गई कि इंटरनेशनल डेडलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाई जाती है। देखिए मैपिंग करने से इम्पोर्टेंट या मैपिंग पढ़ने से ना एकदम शुरू करने एकदम ये नहीं होता कि भाई वर्ल्ड मैप और ये आपके अंटार्कटिक ओशन और ये सारा, आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हमने कैसे क्रिएट करी है, क्या मतलब है इसका।
इक्वेटर जो है वो कितने देशों से पास होता है, ये सारा। अच्छा चलिए एक सिंपल सा फटाफट एक क्वेश्चन एयर टाइप कर लेते हैं, जिसको आप जो है ना वो एक्सप्लेन करें ना, है ना। जल्दी से बताइए कि इक्वेटर जो है वो कितने देशों से होके पास होता है, कितने देशों से होके हमारा जो इक्वेटर जो है ना वो पास होता है। इसके लिए चैटिंग ऑन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी धीरे धीरे करेंगे, आराम से जो है ना वो आप चीजें करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप मेरे साथ 15 दिन लेके ना मैपिंग करिए, 15 दिन बाद ना यू जस्ट सी की डिफरेंस की यार हाँ सच में अब वर्ल्ड मैप अच्छा भी लग रहा है और समझ भी आ रहा है ना। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होंगे, वो सब क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, इक्वेटर जो है यानी कि जो हमारी विषुवत रेखा जो बोली जाती है वो कितने दिन से या कितने कंट्रीज, मैंने बोला है कितने कंट्रीज के थ्रू होके गुजरती है। तो आप लोग को याद रखना है कि भाई इक्वेटर की जो रेखा है वो हमारी 13 देशों से होके गुजरती है। कितने देशों से होके गुजरती है? 13 देशों से होके गुजरती है, ठीक है। 13 देशों से कौन कौन से हैं सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भूलना भी नहीं है यहाँ पे इक्वेटर इंडिया से होके नहीं गुजरती है। कहाँ बोला? कभी नहीं। इक्वेटर इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, देखिए इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। युगांडा हो गया सबसे पहले, कोलंबिया याद रख लीजिए, केनिया याद रख लीजिए, सोमालिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है। सोमालिया जो है ना वो हो गया यहाँ पे, उसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, इक्वेटर हो गया यहाँ पे, कोलंबिया हो गया, केनिया हो गया, युगांडा हो गया, इक्वेटर हो गया, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर नहीं है कंट्री का नाम, कंट्री का नाम है इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मालदीव्स करके याद रखिए, मालदीव्स करके डिफाइन कर दीजिए। ब्राजील, ब्राजील वैसे ही बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे, तो ब्राजील तो वैसे ही पूरी की पूरी बड़ी कंट्री है, तो उसके थ्रू तो इक्वेटर होके गुजरेगा ही गुजरेगा। अभी मैं आपको पूरे मैप पे भी दिखा रही हूँ, पहले थोड़ा सा अपने दिमाग से भी लर्न करो। किरीबाती हो गया, किरीबाती भी गुजरता है, गैबोन जो है वो भी गुजरता है, कॉन्गो जो है वो भी गुजरता है, उसके अलावा ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये भी गुजरता है। एक है साओ टोमो प्रिंसिपी, एक कंट्री है साओ टोमो, साओ टोमो प्रिंसिपी, ये कंट्री भी यहाँ से गुजरती है। मैंने बोला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आपको नाम एटलीस्ट सुने होने चाहिए, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। इनको हम क्वेश्चन से करेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखो, मेन चीज ये कि 13 देशों से होके गुजरती है, ठीक है। 13 देशों से होके गुजरती है। आई रिपीट, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव्स, किरीबाटी, गैबोन, कॉन्गो और ये आपका साउ टोमो प्रिंसिपी, यहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारे ये इक्वेटर है वो कितने हमारे ओशियन से होके गुजरती है। ओशियंस भी याद रखने पड़ेंगे, देखो आपको कितने ओशन से होके गुजरती है बताइए। 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो 69 माइल्स, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में। अभी मैं ये चाहती नहीं हूँ, आज के लिए ना आपके फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए मैं ना और फैक्ट्स आपको नहीं बता रही। चलिए ठीक है, इक्वेडर, ब्राजील, किरीबाती, गैबोन, कॉन्गो, यहाँ पे आ जाइए। तो टोटल ओशियंस जो है ना वो याद रखिए, यहाँ पे टोटल ओशियंस जो होते हैं ना वो 3 है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, ठीक है। तीनों ओशियन से होके ना गुजरती है यहाँ पे। तो पैसिफिक, अटलांटिक और ओशन, मतलब उसकी बुआ जो है वो चीज़ों को संभाल के रखती है। मेरे पास चीज़ें वो रखी हैं जो किसी ने मुझे 9th क्लास में कभी मेरे घर वालों ने गिफ्ट किए थे, वो गुड़िया आज भी डेट में मेरे पास पड़ी हुई है, जो मुझे 9th क्लास में मिली थी। ये उन बच्चों में से हैं जो इनको 9 दिन पहले भी लाके दो ना तो भी तोड़ देते हैं ना, ये सारा ये उन बच्चों में से है। चलिए एनीवेज, टेक्निकली जब चीज़ें हो जाएगा यहाँ पे, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, 3 ओशन आपको याद रखने हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। अभी के बच्चे टेक्निकली ज्यादा एडवांस हैं, हम लोग को मतलब फोन, पहली बात तो मुझे तो फोन पहली बार तब मिला था जब मैं एमएससी में आ गई थी, और मेरे घर वालों को लगा यार कॉलेज बड़ा दूर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो एमएससी कर रही है लड़की अभी ना, तो इसको दे दो यहाँ पे ना, मतलब फोन, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आजकल के बच्चे, अभी ये 1.5 साल की है, सिर्फ 1.5 साल की है ना, और इसको फोन चलाना आता है, यूट्यूब पे ना अपने गाने चलाने आते हैं, तो ये क्या है ना, टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं बच्चे ना अभी। ट्वेल्थ के, हाँ तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग भी उसी एज में हो, मुझे एमएससी में मिला था, आप वो बच्चे हो गए जिनको 12th में मिल गया होगा, है ना, 12th के बाद मिल गया होगा यहाँ पे।
अब आगे जो बच्चे हैं ना उनको, अभी के बच्चे देखो 9th-10th में तो उनको फोन चाहिए, अभी के जो बच्चे हैं ना उनको 9th-10th में फोन चाहिए होता है। 9th में आती ही वो उनका पहला डिमांड होता है फोन। 6th-7th में बच्चा घर के फोन इस्तेमाल करने लग जाता है, राइट। और उसके बाद अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे कि भाई 12th के बाद तो पूरा सब कुछ ही मिल जाता है उनको, ना कोई दिक्कत ही नहीं होती किसी भी तरीके से, ना किसी भी चीज की, ठीक है। तो अभी ये वाली क्लास जो है ना वो यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। कल मैं आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न सारी चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या हुआ? चलिए अभी इसको ना प्लीज ना कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज फैक्ट्स वगैरह जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और की, एक सेकेंड मम्मी, जो स्टैटिस्टिकल इसका, ये लो देखो रिमोट। स्टैटिस्टिकल जो डाटा है ना इसके लिए मैं आपकी पीडीएफ जो है ना वो कल अपडेट करूंगी। क्या बात है? ठीक है, अभी 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 यहाँ पे आज बंद। चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए। अच्छा 9:45 वाला क्लास, एक चुप, 9:45 वाला जो क्लास है वो अभी, चलिए ठीक है, अब कल की क्लास में मिलते हैं। दो बातें यहाँ पे कि 6 to 7 और 7 to 8 आपकी ये क्लास जो है ना वो पूरी चलने वाली है। दूसरी चीज ये कि आपका जो यहाँ पे आपका जो डाटा पीडीएफ जो है ना वो मैं आपका कल की क्लास के बाद अपडेट कर दूंगी, ठीक है। कल की क्लास के बाद जो है ना वो पीडीएफ अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आज के लिए इसको बंद ही करते तो ज्यादा बेटर होगा। तो कल के लिए विल मेक इट श्योर कि कल की क्लास डाटाज का, फैक्ट्स का नंबर जो है ना वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज होता जाएगा, ये चीज याद रखिए। डाटाज का नंबर, डाटा जो है ना वो हम थोड़ा थोड़ा आगे आगे ना बढ़ाते जाएंगे। तो अभी आप हल्का हल्का, आज मैंने बहुत ही कम चीजें कराई हैं, बहुत लिमिटेड कराई हैं, कुछ नहीं कराया आप ये समझ लीजिए। तो आज की क्लास में बहुत ही कम चीजों के साथ शुरू कर रहे हैं, चीजें जो है ना वो अपन यहाँ पे धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। 15 दिन में आपको मैपिंग में ना एक्सपर्ट आप हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।